नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे जंगल कैसे धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप गायब हो रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ पेड़ों के कटने की बात नहीं है। ये उन अनगिनत पौधों और जानवरों की कहानी है जिनका घर छिन रहा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, समझेंगे कि हमारी ये कुदरती दुनिया आखिर खतरे में क्यों है और इसे बचाने के लिए हम सब मिलके क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे लुप्त होते जंगलों की असल समस्या से। फिर देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया के नाजुक संतुलन पर कैसे पड़ रहा है। इसके बाद हम संरक्षण के तरीकों को जानेंगे, कुछ खास पेड़ पौधों और जानवरों से मिलेंगे और आखिर में पचमढ़ी की केस स्टडी से समझेंगे कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ की, जहां से ये सारी समस्या शुरू होती है। हमारे जंगल जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और ये एक ऐसा खतरा है जो दुनिया भर के इकोसिस्टम की नींव हिला रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जंगल गायब होते हैं तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ कुछ पेड़ों का कटना भर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी चेन रिएक्शन है और इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए सबसे पहले इसके कारणों को ही समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ पेड़ों की कटाई समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक परमानेंट बदलाव है, मतलब एक ऐसा बदलाव जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जहां कभी घना जंगल था वहां अब खेत हैं, घर हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वो जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ इंसान का ही हाथ नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम खेती के लिए, घर बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए जंगल साफ करते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रकृति खुद भी ये करती है, जैसे जंगलों में लगने वाली विनाशकारी आग या फिर सालों तक पड़ने वाला सूखा। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है। अब देखते हैं कि कैसे एक जगह पर पेड़ों का कटना ठीक वैसे ही है जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकना। लहरें उठती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं। इसका असर सिर्फ उस एक जगह तक ही सीमित नहीं रहता। जंगलों का गायब होना कोई अकेली घटना नहीं है। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक डोमिनो गिरता है और फिर उसके पीछे एक के बाद एक कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और ये धीरे धीरे पूरे ग्रह का संतुलन बिगाड़ देती हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है। पेड़ हमारे ग्रह के फेफड़ों की तरह हैं, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब जब ये पेड़ ही कम हो जाएंगे तो हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ये गैस एक मोटे कंबल की तरह गर्मी को धरती पर ही रोक लेती है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। एक तरफ पेड़ न होने से वाटर साइकिल बिगड़ता है, बारिश कम होती है और सूखा पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब बारिश होती भी है तो पेड़ों की जड़ों के बिना मिट्टी उस पानी को सोख ही नहीं पाती, और नतीजा भयंकर बाढ़। मतलब एक ही समस्या से सूखा भी और बाढ़ भी। और इसका सबसे डरावना अंजाम है मरुस्थलीकरण। जब पेड़ों के बिना मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत पानी या हवा के साथ बह जाती है तो पीछे सिर्फ बंजर पथरीली जमीन बचती है, और धीरे धीरे वही हरी भरी धरती एक बेजान रेगिस्तान में बदल जाती है। तो हमने समस्या तो देख ली, पर अच्छी खबर यह है कि इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। तो अब बात करते हैं उस संरक्षण की ढाल की, उन तरीकों की जिनसे हम जो कुछ भी बचा है उसकी रक्षा कर रहे हैं। हमारी इस कुदरती विरासत को बचाने के लिए सरकारें कुछ खास इलाकों को संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करती हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। हर एक का मकसद थोड़ा अलग है और नियम भी अलग अलग हैं। किसी में जानवरों पर ज्यादा फोकस होता है तो कोई पूरे इकोसिस्टम और वहां रहने वाले इंसानों के पारंपरिक जीवन को भी बचाता है। तो चलिए अब मिलते हैं इन इलाकों के असली निवासियों से। आखिर ये संरक्षित क्षेत्र बनाए किसके लिए गए हैं? हम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हर इकोसिस्टम की समझिए अपनी एक टीम होती है। एक तरफ है पौधे जिन्हें हम फ्लोरा या वनस्पति जात कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं जानवर यानी फौना या प्राणी जात। ये दोनों मिलकर ही किसी भी जगह की असली पहचान बनाते हैं। और ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, ये एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। जैसे चीतल जैसे जानवर भोजन और छिपने के लिए पौधों पर निर्भर हैं, और बदले में वे पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैलाकर जंगल को बढ़ने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत साझेदारी है।
अब कुछ खास प्रजातियों की बात करते हैं, विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक स्पीशीज। ये प्रकृति के दुर्लभ खजाने की तरह हैं, जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही खास इलाके में मिलते हैं। और यही वजह है कि ये इतने नाजुक होते हैं। अगर उनका वो एक घर तबाह हो गया तो वो प्रजाति हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाएगी। और ये है इसका एक जीता जागता उदाहरण, इंडियन जायंट स्क्विरल यानी भारतीय विशाल गिलहरी। अपनी लंबी घनी पूंछ और अनोखे रंगों के साथ ये सिर्फ पचमढ़ी के जंगलों की शान है। ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, जो इसे सच में बहुत खास बनाती है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन्हें असल दुनिया में घटते हुए देखते हैं। पचमढ़ी की ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि संरक्षण के ये सारे सिद्धांत जमीन पर आखिर काम कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में स्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये संरक्षण का एक जीता जागता मॉडल है, जो दिखाता है कि कैसे प्रकृति और इंसान एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग तरह के संरक्षित क्षेत्र एक बड़े सिस्टम के अंदर एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके अंदर ही एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। ये एक तरह से मल्टी लेयर प्रोटेक्शन जैसा है। ये जगह वाकई जैव विविधता का खजाना है। एक तरफ जंगली आम जैसे एंडेमिक पेड़ हैं जो सिर्फ यहीं उगते हैं, तो दूसरी तरफ तेंदुए जैसे शानदार शिकारी भी खुले में घूमते हैं, जिनका होना इस बात का सबूत है कि ये जंगल कितना स्वस्थ है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है। हमने संरक्षित क्षेत्र तो बना दिए, नियम भी बना दिए, पर क्या सिर्फ सीमाएं खींच देना ही काफ़ी है? और यही वो कठोर सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। संरक्षण सिर्फ पार्क या कानून बनाने का नाम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। जब तक अवैध शिकार और अतिक्रमण जैसी चीजें होती रहेंगी, तब तक इन सुरक्षित दीवारों के अंदर भी हमारे वन्यजीव खतरे में ही रहेंगे। ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सबकी है, और हम सबको इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी।